मैं प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डीए कॉलेज डुमरांव। पुनः आप लोगों को मैं पब्लिक एक्सपेंडिचर पूर्व के क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था और आज उसी का शेष भाग मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और भारत में लोक व्यय का प्रभाव आज हम शुरू करेंगे। इफेक्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। छात्रों, आयोजन काल में लोक व्यय में अपूर्व वृद्धि हुई है और इस वृद्धि के फलस्वरूप हमारे देश में, हमारे समाज पर, हमारे आर्थिक अर्थव्यवस्था पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो इसका प्रभाव पड़ा है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। छात्रों, पहला जो बिंदु बहुत ही ज्वलंत बिंदु है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वह है जनसंख्या वृद्धि। विगत 6.5 दशकों से जनाकीय परिवर्तन की दूसरी अवस्था से गुजरते हुए इस देश की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है। 1951 में भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, जो मार्च 2011 में 120 करोड़ से भी अधिक हो गई थी। इस पैमाने पर जनसंख्या में वृद्धि होने पर लोक व्यय में वृद्धि अवश्य भावी है। उदाहरण के लिए, जनसंख्या बढ़ने पर पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं पर सरकार का व्यय बढ़ता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ इन सेवाओं की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। अनेक विकास सेवाओं के बारे में भी ऐसा ही होता है। अगला जो बिंदु है वह राष्ट्रीय आय में वृद्धि। छात्रों, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ लोक व्यय में भी वृद्धि होती है। भारत में 1951 से 2011-12 के बीच सकल घरेलू उत्पाद में 19 गुना वृद्धि हुई। 2004-5 बराबर 100 की श्रृंखला के अनुसार यह था। 2011-12 में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद 86,36,329 करोड़ रुपये था, जो 16-17 में 1,71,79,854 करोड़ रुपये हो गया। अर्थात 6 वर्ष में उसमें 40% की वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति में सरकार को केवल अपने परंपरागत कार्यों का विस्तार करना होता है, बल्कि उससे नए कार्य संपन्न करने की आशा भी जाती है। भारत में भी आयोजन काल में यही हुआ है। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था में विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर लोक व्यय का स्तर बढ़ती दर पर ऊपर उठता है। अर्थव्यवस्था पर्याप्त रूप से विकसित हो जाती है तो वैसी स्थिति बनती है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद और लोक व्यय के बीच एक स्थिर अनुपात रहता है। भारत में
आर्थिक आयोजन के 6.5 दशकों में कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति बनने की संभावनाएं नजर आने लगी है। इस देश में शुरू में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ लोक व्यय का सकल घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात तेजी के साथ बढ़ा था, लेकिन अब यह आशा की जाती है कि भविष्य में यह वर्तमान स्तर पर ही स्थिर रहेगा। छात्रों, अगला जो तीसरा जो पॉइंट है वह है शहरीकरण। आजादी के बाद इस देश की शहरी जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। 1951 में इस देश में लगभग 17.3% जनसंख्या शहरों में निवास करती थी। 2011 में शहरी जनसंख्या का अनुपात 31.2% था। शहरीकरण की प्रक्रिया से किसी भी देश में सरकार के विभिन्न व्ययों में वृद्धि होती है। जब शहरों को गांवों में प्रवासन माइग्रेशन बढ़ता है तो शहरों में भीड़ भाड़ अधिक होने पर पुलिस व्यवस्था को ज्यादा मजबूत बनाना होता है और परिवहन व्यवस्था में सुधार करना होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में सरकार को लोगों के लिए आवासीय व्यवस्था भी करनी होती है। इन सभी कार्यों पर भारी व्यय होता है। अगला जो है वह है डिफेंस, प्रतिरक्षा। हम इस अध्याय में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इस देश में बढ़ता हुआ प्रतिरक्षा व्यय समग्र लोक व्यय में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। तीसरी दुनिया के देशों में सरकारों ने बीते वर्षों में प्रतिरक्षा पर खर्चे निरंतर बढ़ाए हैं। भारत में भी इस दृष्टि से अपवाद नहीं है। 1980-81 में भारत में प्रतिरक्षा पर व्यय 3,604 करोड़ रुपए था, जो 16-17 में 2,48,005 करोड़ रुपए हो गया। अगला जो बिंदु है वह है प्रशासन तंत्र का विस्तार। छात्रों, आजादी मिलने के बाद भी भारत में औपनिवेशिक नौकरशाही व्यवस्था को बनाए रखा है। यह प्रशासन तंत्र बहुत खर्चीला है। आजादी के बाद कुछ नए विभाग खोले गए हैं। एक स्वतंत्र देश की आवश्यकताओं को देखते हुए इनमें से अधिकांश की स्थापना जरूरी हो सकती है, लेकिन हम आलोचना में सत्यता है कि कुछ विभाग महत्वपूर्ण लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त करने के लिए ही स्थापित किए गए हैं। सरकारी विभागों में जरूरत से ज्यादा नियुक्तियां सामान्य बात है। राजा जे चिलाया के अनुसार सरकारी विभागों में लगभग 20 से 25% कर्मचारी अनावश्यक हैं। कालांतर में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में सुधार और वार्षिक वेतन वृद्धि से प्रशासन पर व्यय में भारी वृद्धि हुई है। सरकार अपने कर्मचारियों पर स्थिरता के लिए काफी निर्भर रहती है, अतः वह उन्हें अवांछित रियायतें देती रहती है, जिससे भारी मात्रा में सार्वजनिक राजस्व का अपव्यय होता है। अगला जो बिंदु है वह है विकास परियोजनाएं। छात्रों, लोक व्यय में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण प्रभाव जो पड़ता है वह है विकास परियोजनाओं में भारी निवेश। इस देश की सरकार यद्यपि समाजवादी समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन इसकी नीति विकास के बारे में बहुत साफ है।
सरकार इस देश की पिछड़ी अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था में बदलना चाहती है। अतः इसने अपने ऊपर आधारभूत संरचना और बुनियादी उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी ली थी। इन परियोजनाओं पर बीते वर्षों में भारी निवेश हुए। भारत में प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अपने से पहले की पंचवर्षीय योजनाओं से बढ़ रही है। आयोजन काल में विकास परियोजनाओं में वित्तीय और वास्तविक निवेश दोनों ही निरंतर बढ़ा है और इसके साथ साथ लोक व्यय में भी भारी वृद्धि हुई है। 7वां जो बिंदु है वह है ऋण वित्तीयन, डेब्ट फाइनेंस। विकास की गति तेज करने के लिए प्रायः ऋण वित्तीयन आवश्यक होता है, लेकिन ऋण वित्तीयन के साथ ब्याज के भुगतान का भार हमेशा ही जुड़ा होता है। भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत ऋण वित्तीयन पर भारी निर्भरता से कुल बकाया ऋण की राशि तेजी के साथ बढ़ी है। विगत 29 वर्षों में लोक ऋण में निरपेक्ष दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार के ब्याज के भुगतान जो 1980-81 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.8% थे, 2004-05 में बढ़कर 4.0% हो गए। इस तरह से 16-17 में इस सकल घरेलू उत्पाद के 3.2% ही थे। लास्ट जो बिंदु है, पॉइंट है, वह अर्थ सहायताएं, जिसको हम सब्सिडीज भी कहते हैं। बीते वर्षों में इस देश में अर्थ सहायताओं की राशि में भारी वृद्धि से लोक व्यय में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। इसमें संदेह नहीं है कि सार्वजनिक रूप से उत्पादित विभिन्न सेवाएं जैसे प्रतिरक्षा, सामान्य प्रशासन, कानून और व्यवस्था, विशुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं और उनका मूल्य निर्धारण नहीं हो सकता, लेकिन अन्य बहुत सारी सार्वजनिक रूप से प्रदत्त सेवाओं का मूल्य निर्धारण हो सकता है और उनकी लागत वसूल की जाती है। इन बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग में कुछ बाधाएं हो सकती है। अतः यदि सरकार इन्हें प्रयोक्ता लागत, यूजर कॉस्ट कीमत पर प्रदान करती है, तो उनका निजी तौर पर अनुकूलतम उपभोग सामाजिक दृष्टि से अब अनुकूलतम सब ऑप्टिमल उपभोग हो सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार इन वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर अर्थ सहायता दे सकती है। ऐसा करने पर इनका उपभोग सामाजिक दृष्टि से अनुकूलतम किया जा सकता है। सरकार प्राथमिक शिक्षा जैसे गुणी वस्तु, मेरिट गुड्स के लिए भी अर्थ सहायता दे सकती है, लेकिन भारत में सरकार द्वारा प्रदत्त सभी वस्तुओं और सेवाओं में अर्थ सहायता का अंश है, जिससे इस मद के अंतर्गत व्यय में भारी वृद्धि हुई है। सरकार व्यर्थ की अर्थ सहायताओं में कटौती कर इस मद पर व्यय को कम कर सकती है। छात्रों, अभी पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी भारत में लोक व्यय के पड़ने वाले भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो इसका प्रभाव है उसके बारे में चर्चाएं की गई और
जो कि आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। और इस संबंध में अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप अपना हमारे मेल आईडी पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं, या जो भी कोई प्रॉब्लम है आप दूरभाष से भी बात कर इस चैप्टर को, इस इफेक्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। और इसी के साथ यह कक्षा, यह चैप्टर को यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।